दोस्तों आज की इस मूवी एक्सप्लेन वीडियो में हम जानेंगे साल 2019 में आई मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेजेंट हॉब्स एंड शॉ की पूरी कहानी। जिस मूवी को आप फुल पैसा वसूल मूवी भी कह सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी एक मूवी को सुपरहिट बनाती है वो सभी चीज इस मूवी में हमें देखने को मिलती है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ये मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी का हिस्सा तो है, पर यह मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में नंबर के अकॉर्डिंग नहीं आती है, क्योंकि इस मूवी में सिर्फ हॉब्स एंड शॉ की कहानी ही दिखाई गई है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस वीडियो के बाद मैं फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी सीरीज की 1 से लेकर 8 तक की पूरी कहानी एक एक करके अपने चैनल पर एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो आप सभी को जरूर पसंद आएगी। हॉब्स एंड शॉ मूवी का बजट था $200 मिलियन और इस मूवी ने कमाए थे $716 मिलियन। इस मूवी को रेटिंग मिले हैं 6.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक वेयर हाउस से, जहां पर एक हेलीकॉप्टर में MI6 के एजेंट एक वायरस को गलत हाथों में जाने से रोकने आए होते हैं। उन एजेंट्स में से एक लड़की भी होती है जिसका नाम होता है हैटी। वहां वो सभी एजेंट सिचुएशन हैंडल कर ही लेते हैं कि तभी वहां सामने से कोई बंदा एक बाइक से एंट्री लेता है। इसका नाम होता है ब्रिक्सटन लॉरी। ये इस मूवी का मेन विलन है, जो कि अपने बॉडी को एक मशीनी बॉडी में प्रोग्राम करवा चुका है, जिससे कि वो अपने सामने आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को पहले ही देख लेता है, साथ ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका भी, और वहां मौजूद सारे एजेंट्स को मार देता है। वहीं हैटी उस वायरस को अपने साथ लेकर एक ट्रक के सहारे भागती है। हैटी किसी भी हाल में वो वायरस ब्रिक्सटन के हाथों नहीं लगने देना चाहती थी, जिसके चलते वो उस वायरस को अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। और जब ब्रिक्सटन उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसे उसमें कुछ भी नहीं मिलता है। तभी ब्रिक्सटन वहां पर घायल पड़े हुए एक एजेंट का रेडियो ट्रांसमीटर लेकर MI6 को एक मैसेज देता है कि हैटी उस वायरस को लेकर भाग गई है। इसके बाद ब्रिक्सटन उस एजेंट को मार देता है और अपने आदमियों को हैटी पर नजर रखने को कहता है। इसके अगले सीन में हमें हॉब्स एंड शॉ देखने को मिलते हैं, जिन्हें की एक साथ एक कॉल आता है और दोनों फिर निकल जाते हैं अपने काम की लोकेशन पर, जहाँ शॉ लंदन के एक नाइट क्लब में जाता है, वहीं हॉब्स लॉस एंजलिस के एक टैटू शॉप में जाता है। दरअसल उन दोनों को उस कॉल के दौरान उस वायरस के बारे में पता लगाने को कहा जाता है, और उन दोनों को ही उस वायरस के बारे में उस लोकेशन की जगह पर कुछ भी पता नहीं चलता है। उसके अगले सीन में हॉब्स अपनी बेटी के साथ एक रेस्टोरेंट में नाश्ते के लिए बैठा होता है। वहीं दूसरी ओर शॉ अपनी माँ से मिलने जेल में जाता है। वहाँ उसकी माँ उसे अपनी बहन हैटी से मिलने को बोलती है, और हमें यहाँ ये बात पता चलती है कि शॉ की एक बहन भी है। इसके बाद फिर से वो रेस्टोरेंट वाला सीन शुरू होता है, जहाँ पर हॉब्स से मिलने उसका एक पुराना दोस्त वेक्टर आता है, जो कि एक CIA का एजेंट होता है। वो हॉब्स को उस वायरस वाली फाइल को दिखाकर उससे मदद मांगता है इस वायरस को खत्म करने के लिए। पहले तो हॉब्स इसके लिए राजी नहीं होता है, पर वेक्टर के मनाने पर वो इस काम के लिए मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ शॉ अपनी माँ से मिलकर जेल से बाहर आता है, तो उसे रास्ते में उसका एक पुराना दोस्त मिलता है, जो कि एक CIA का एजेंट होता है। वो भी शॉ से उस वायरस को खत्म करने के लिए मदद मांगता है, पर शॉ इसके लिए साफ साफ मना करते हुए अपनी कार में बैठ जाता है। पर तभी वो एजेंट एक फोटो उसकी कार के कांच पर लगा के उसे दिखाता है, और ये फोटो उसकी बहन हैटी की होती है। यहाँ हमें उस वायरस के बारे में काफी सारी बातें पता चलती है कि वो वायरस काफी खतरनाक वायरस है, जो कि आसानी से प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है, और ये वायरस अपने शिकार को 48 से 72 घंटे में खत्म कर देता है। और इस वायरस को इस लड़की ने चुराया है। अगर ये लड़की MI6 के हाथ लगी तो इस पर गद्दारी का आरोप लगेगा। ये बात सुनकर शॉ इस मिशन के लिए मान जाता है, पर जब हॉब्स एंड शॉ दोनों को ये बात पता चलती है कि दोनों को साथ में काम करना है, तो दोनों एक दूसरे के साथ काम करने से साफ साफ मना कर देते हैं, और वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे की खूब खिल्ली भी उड़ाते हैं। जिसके बाद वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो ये काम खुद अकेले करेंगे। उस बहसबाजी के बाद शॉ वहाँ से चले जाता है, और हॉब्स भी वहाँ एजेंट्स के साथ काम में लग जाता है, और वो हैटी को वहाँ ट्रैक कर लेते हैं। उसी रात शॉ हैटी के घर पर पहुंचता है, और वो उसके सिस्टम पर कुछ खोजने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हॉब्स हैटी को ढूंढ निकालता है और उसे अपने साथ चलने को बोलता है। वहीं शॉ को कुछ लोग बंदूकों के साथ घेर लेते हैं, और यहाँ शॉ उन सब की बैंड बजा देता है। वहीं हैटी और हॉब्स के
के बीच में भी फाइट होती है, मगर हॉब्स उसे बिना कोई चोट पहुंचाए पकड़ लेता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्रिस्टन की ओर, जहां वो खुद को अपग्रेड कर रहा होता है। उसके अगले दिन हॉब्स हैटी से उस वायरस के बारे में पूछताछ कर रहा होता है, पर हैटी उस वायरस के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। जिसके बाद हॉब्स वहां मौजूद एक ऑफिसर से बोलता है कि अगर ये यहाँ से हिले तो इसके थोबड़े में गोली मार देना। इतना बोलकर हॉब्स वहां से चले जाता है अपनी बेटी से वीडियो कॉल पे बात करने। वहीं हैटी चालाकी से अपनी हथकड़ी खोलकर उस ऑफिसर को मारने पिटने लग जाती है। जब हॉब्स की नजर उस पर पड़ती है तो वह हैटी को पकड़ने जाता है और हैटी तभी उस पर गन पॉइंट कर देती है। तभी वहां सॉ भी आ जाता है और हॉब्स को उसे छोड़ने को बोलता है और बताता है कि वो मेरी बहन है। तभी हॉब्स वायरस के बारे में बातें करने लगता है। तभी हैटी उन्हें अपना हाथ दिखाते हुए कहती है कि वो वायरस मैं हूँ, क्योंकि उस वायरस को मैंने खुद के अंदर इंजेक्ट कर लिया था ताकि वो वायरस ब्रिस्टन के हाथ ना लग जाए। तभी वहाँ एक जोरदार धमाका होता है, जिस धमाके के साथ ब्रिस्टन वहाँ आता है और आते ही वहाँ पर फायरिंग कर हैटी को अपने साथ ले जाता है। तभी हॉब्स एंड सॉ उसका पीछा करते हैं, जहां हॉब्स उनके बिछाए वायर के जरिए नीचे जाता है, वहीं सॉ लिफ्ट के जरिए नीचे जाता है। यहाँ का ये सीन इस मूवी का एक काफी जबरदस्त सीन है। नीचे पहुंचने के बाद हॉब्स का सामना होता है ब्रिस्टन से, मगर ब्रिस्टन उसे एक ही मुक्के से ढेर कर देता है। वहीं सॉ भी उस पर गन से फायरिंग करता है, मगर ब्रिस्टन उसके गन को डीएक्टिवेट कर देता है। वहीं सॉ ब्रिस्टन पर हमला भी करता है, मगर सॉ उसके सामने टिक नहीं पाता है। उधर हॉब्स एक बम ब्लास्ट करके उसका ध्यान भटकाता है और सॉ के साथ उसकी बहन और हॉब्स वहां से कार के सहारे भागते हैं, मगर ब्रिस्टन उनका पीछा करता है। पर सॉ भी एक खिलाड़ी होता है जो उसे चकमा देकर वहां से निकल लेता है। कार में सॉ हॉब्स को बताता है कि ब्रिस्टन उसका पुराना दुश्मन है, जिसे कि 8 साल पहले मैंने मार दिया था, मगर इटियोन ने उसे बचा लिया। जिसके बाद ब्रिस्टन ये खबर सारे न्यूज चैनल पर फैलाता है कि हॉब्स एंड सॉ एक गद्दार हैं, जिन्होंने उस वायरस को चुराने वाली लड़की का साथ दिया और उसके साथ फरार हो गए। इस न्यूज के बाद हॉब्स एंड सॉ पर भी गद्दारी का आरोप लग जाता है। हैटी उनसे पूछती है आखिर ये है कौन। सॉ उन्हें बताता है इटियोन एक रहस्यमयी टैक्स संस्था, जिनके पास अपनी एक दहशतगर्द फौज और खूब सारा काला पैसा है, जो इंसानियत को एक नया रूप देने के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ फिर से हॉब्स एंड सॉ के बीच बहसबाजी शुरू हो जाती है, जिसके चलते हैटी वहाँ से किसी ऐसे के पास जाने लगती है जो उस वायरस को उसकी बॉडी से निकाल सके। तभी हॉब्स हैटी को एक फोटो दिखाता है और कहता है कि इसकी तलाश मुझे भी है। जिसके बाद वो सभी मिलकर एक न्यूज़पेपर शॉप के क्लू से उस आदमी को पकड़ लेते हैं। ये आदमी एक प्रोफेसर होता है जिसने ये वायरस बनाई होती है। जिसके बाद वो तीनों उस प्रोफेसर को एक सेफ जगह में ले जाकर उनसे पूछताछ करते हैं आखिर तुमने इतना खतरनाक वायरस बनाया ही क्यों। जिसके जवाब में वो कहता है कि मैंने ये वायरस इटियोन के लिए बनाया था, मगर मुझे पता नहीं था कि वो इसका इस्तेमाल इंसानियत के विरुद्ध करेगा, जिसके कारण मैंने ये प्रोजेक्ट बीच में ही छोड़ दिया था। जिसके बाद वो इस वायरस को हैटी के बॉडी से निकालने का उपाय पूछते हैं। तभी वो प्रोफेसर बताता है कि 2 ही उपाय हैं, पहला इस लड़की को मारकर पूरी तरह जला दो, या फिर इटियोन लैब जो कि रसिया में है वहां से उस वायरस निकालने वाली मशीन को ले आओ। पहला उपाय उनको पसंद नहीं आता है, जिसके चलते वो दूसरे उपाय को लॉक करते हैं। जिसके बाद सॉ सभी की आइडेंटिटी बदलकर रसिया जाने का बंदोबस्त करता है। एयरपोर्ट पर इंक्वायरी के दौरान हॉब्स पकड़ा जाता है, लेकिन सॉ और हैटी उसे बिना अपने साथ लिए प्लेन में चढ़ जाते हैं, मगर तभी वहां हॉब्स आ जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे पर कमेंट करने लगते हैं। और उधर प्रोफेसर के पास ब्रिस्टन पहुंचता है, जो उसे अपने साथ ले जाता है और उसे टॉर्चर करते हुए कहता है कि तुम उस लड़की के बॉडी से वो वायरस निकालोगे और उसे मेरे लिए रीप्रोग्राम करोगे। उसके अगले सीन में वो सभी मॉस्को पहुंचते हैं सॉ की एक पुरानी फ्रेंड के घर पर, जिसका नाम होता है मार्गोरिटा, जो कि एक लेडी गैंगस्टर की हेड होती है। मार्गोरिटा उन सभी को जरूरत की हर वो चीज देती है जिससे कि वो इटियोन में एंटर कर सकें और उनसे लड़ सकें। उसी रात मार्गोरिटा हैटी को ब्रिस्टन के हाथों सौंप देती है। दरअसल यहाँ पर हॉब्स एंड सॉ और हैटी का एक प्लान था कि वो हैटी को इटियोन भेजेंगे और उसके पीछे से वो दोनों इटियोन में एंटर होंगे। उधर ब्रिस्टन हैटी को लेकर इटियोन के हेडक्वार्टर पहुंचता है, उसके शरीर से उस वायरस को निकलवाने
वहीं हॉब्स एंड सॉ भी एक फाइटर प्लेन से उस जगह पर पहुंचते हैं और फिर हेडक्वार्टर के अंदर आते हैं, जहां उनका सामना ब्रिस्टन के आदमियों से होता है और एक एक करके वो दोनों सभी को मारते हैं। जिसके बाद वो दोनों इटियोन के मेन गेट पर पहुंचते हैं, जहां पर 100 मार खाए हुए आदमियों को एक एक करके उनके फेस स्कैन करता है और एक बंदे के फेस से वो गेट खुल जाता है, लेकिन ब्रिस्टन उन्हें वहीं पर पकड़ लेता है। उधर हैटी के बॉडी से वायरस निकालने के तैयारी के दौरान हैटी ब्रिस्टन के आदमियों को मार पीट कर बेहोश कर देती है और उस वायरस को निकालने वाली मशीन के साथ उस प्रोफेसर को लेकर वहां से भागती है। हैटी और प्रोफेसर वहां से बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें हॉब्स एंड सॉ की चीखें सुनाई देती है, जहां ब्रिस्टन उन्हें शॉक कुर्सी पर शॉक दे रहा होता है। तभी वहां पर हैटी पहुंचती है और वो ब्रिस्टन के ऊपर गन पॉइंट करती है, पर वो गन एक एक्टिवेशन गन होता है जो कि एक चिप से एक्टिवेट होता है। तभी वहां वो प्रोफेसर आकर ब्रिस्टन और उसके लोगों के ऊपर एक फायर गन से फायरिंग कर देता है, जिसके बाद हॉब्स एंड सॉ भी वहां से आजाद हो जाते हैं और यहाँ पर हमें एक काफी बेहतरीन फाइट सीन देखने को मिलती है। ब्रिस्टन वहां उस प्रोफेसर को मार देता है, वहीं सॉ और हैटी एक गाड़ी लेकर वहां से निकलते हैं और हॉब्स वहां से एक ट्रक लेकर निकलता है, जिस ट्रक में वो वायरस निकालने वाली मशीन होती है। वहीं ब्रिस्टन उन्हें अपने हाईटेक बाइक से फॉलो करता है, जिसके बाद वो इटियोन लैब हॉब्स के लगाए बम से ब्लास्ट हो जाता है। उस रेस के दौरान वहां पर हॉब्स एंड सॉ का सामना ब्रिस्टन से होता है, जहां ब्रिस्टन उन पर भारी पड़ जाता है और एक शील्ड के गिरने से उस ट्रक का आधा हिस्सा कट जाता है, जिससे कि ब्रिस्टन हॉब्स एंड सॉ से अलग हो जाता है और वो सभी वहां से बच निकलते हैं। और जब वो उस मशीन को देखते हैं तो वह मशीन पूरी तरह से डैमेज हो चुकी होती है। तभी वहां हैटी कहती है कि अब कुछ भी नहीं बचा है, अब एक ही रास्ता है कि मुझे मरना होगा ताकि करोड़ों लोगों की जान बच सके। तभी उसका भाई सॉ उसे समझाता है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तभी वहाँ पर हॉब्स कहता है कि हम कहीं और जाने के बजाय मेरे अपने घर जाएंगे, वहाँ मेरा भाई इस मशीन को ठीक कर देगा। मैंने उसके जैसा टेक्नीशियन अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। इसके बाद वो लोग हॉब्स के घर समूआ जाते हैं। ये जगह हॉब्स के हिसाब से काफी सेपरेट जगह थी। घर पहुंचने के बाद हॉब्स का भाई उसे एक जोरदार पंच मारता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम 25 साल बाद अपने घर लौटे हो, वो भी इतनी बड़ी मुसीबत लेकर। तभी वहाँ हॉब्स की माँ आती है, जो अपने बेटे को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल और खुश हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर इस मूवी से जुड़ा एक फैक्ट है कि इस सीन में जितने भी लोग हॉब्स के भाई बंधु बने हुए हैं, उनमें से ज्यादातर लोग दी रॉक के रियल लाइफ में भी रिश्तेदार हैं, जैसे कि रोमन रेंस और उसके साथ और भी कई। इस सीन के बाद वो सभी अंदर जाते हैं, जहाँ हॉब्स और उसके भाई के बीच फिर से बहस होने लगती है। तभी उनकी माँ बोलती है कि हम हॉब्स और उसके साथी को हर कुछ देंगे, जो कुछ भी उन्हें चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ब्रिस्टन उन तीनों को मारने के लिए खुद को अपग्रेड कर रहा होता है। वहीं उसके आदमी ये पता लगा लेते हैं कि वो तीनों समूह पर हैं, जिसके बाद ब्रिस्टन अपनी आर्मी लेकर उनके लोकेशन पर निकल जाता है। उधर वो लोग भी युद्ध की तैयारी में जुट जाते हैं। जब हॉब्स वहां अपने हथियार देखता है तो उसे वहां वो हथियार नहीं मिलते हैं, जिसके बाद उसकी माँ कहती है कि उन्होंने वो सभी हथियार कबाड़ में दे दिए, क्योंकि उन हथियारों की वजह से हमारे कई अपने मारे गए, पर हम लड़ेंगे अपनी हाथों से और अपने पुश्तैनी हथियारों से। हॉब्स भी इसके लिए मान जाता है और वो लोग अपनी तैयारी में लग जाते हैं। उधर हॉब्स का भाई वो वायरस निकालने वाली मशीन को ठीक कर देता है और वो सभी फिर हैटी के बॉडी से वो वायरस निकालने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। उसी दौरान उनको खबर मिलती है कि खतरे की घंटी बज चुकी है, मतलब कि ब्रिस्टन उनके पास पहुंचने वाला है। वहां हॉब्स अपने भाई को सॉरी कहता है, उसे अपने फैमिली को नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर वो इस बार जिंदा बच गया तो वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। उधर सॉ भी अपनी सिस्टर हैटी के साथ दिखाया जाता है, जहाँ हैटी सॉ से कहती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया था कि तुम हमारी हिफाजत के लिए हमसे दूर रहे थे, मुझे तुम्हें गलत नहीं समझना चाहिए था। जिसके बाद ब्रिस्टन वहाँ पहुँच जाता है और वो जैसे ही उन पर अपने आर्मी वालों को फायरिंग करने को बोलता है, वैसे ही उनके सारे गन डीएक्टिवेट हो जाते हैं और ये काम वहाँ हैटी करती है। इसके बाद उनके बीच आमने सामने की लड़ाई होती है और हमें यहाँ एक जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलती है। वहीं ब्रिस्टन किसी तरह हैटी को पकड़ के उसे हेलीकॉप्टर से अपने साथ ले जाता है, जो कि हॉब्स एंड सॉ देख लेते हैं और उनका गाड़ी से पीछा करने लगते हैं। यहाँ पर हॉब्स एक जंजीर को हेलीकॉप्टर पर फेंकता है, जिससे ब्रिस्टन का हेलीकॉप्टर उनके गाड़ी के साथ चलने लगता है। जिसके बाद हॉब्स के भाई एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी से जोड़ते जाते हैं और हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करते हैं।
जिसके बाद ब्रिस्टन उन पर मिसाइलों से फायरिंग करने लगता है और एक मोमेंट पर हेलीकॉप्टर का जंजीर उनसे छूटने ही वाला होता है कि हॉब्स उस जंजीर को पकड़ लेता है और फिर से उसे अपने शिकंजे में ले लेता है। पर तभी उस हेलीकॉप्टर के साथ उनका गाड़ी भी एक खाई में गिर जाता है और वो सभी जख्मी हो जाते हैं। पर वहाँ ब्रिस्टन और हॉब्स एंड सॉ के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है और इस फाइट में वो दोनों ये समझ जाते हैं कि ब्रिस्टन को किस तरह से मारना है। पहले हॉब्स ब्रिस्टन से मार खाता तो ब्रिस्टन को सॉ उधर से मारता और उधर सॉ ब्रिस्टन से मार खाता तो उसे हॉब्स उधर से मारता। ऐसा करते करते वो दोनों ब्रिस्टन को चित कर देते हैं और उसे बिना मारे ही छोड़ देते हैं। उधर इटियोन वाले ब्रिस्टन को डीएक्टिवेट कर देते हैं जिससे कि वो बेहोश होकर समुद्र में गिर जाता है और उधर हैटी के बॉडी से वो वायरस भी निकल जाता है जिससे हैटी भी बच जाती है और फाइनली यहाँ ये वायरस वाली कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा।